जय भीम दोस्तों, नमो बुद्धाय। मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं पटना जिला के ये जो पटना शहर है वहां पर संत शिरोमणि रविदास जो आश्रम है उसी आश्रम के पास में है, जहां पर समतामूलक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी के नेतृत्व में यहां पर एक बैठक चल रहा है। जिस बैठक में बिहार के भिन्न भिन्न जिलों से क्या क्या इनके पदाधिकारी वगैरह क्या क्या कार्य कर रहे हैं, उन तमाम बिंदुओं पर एक कह सकते हैं कि समीक्षा बैठक है। जिस समीक्षा बैठक में हजारों हजार आदमी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इस भीड़ को देख करके ऐसा लगता है कि बिहार में आने वाले विधानसभा के चुनाव 2025 में ज़रूर कुछ बदलने वाला है। आइए हम इन्हीं बिंदुओं पर आखिर क्या क्या बात चली है और इस मीटिंग का क्या रहस्य है, इन चीज़ों को जानने के लिए ये जो समतामूलक समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका पीसी जो है उस पीसी में हम आपको डायरेक्ट लेकर के चलते हैं। सबसे पहले तो जितने पत्रकार बंधु हैं सभी को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोगों ने बैठक रखी, उसका उद्देश्य जो बिहार में जो राजनीतिक परिवर्तन हुई है, बदले हुए राजनीतिक परिवेश में हम लोग आगे की रणनीति, हम लोगों का रणनीति क्या होगा, उसके मंथन करने के लिए हम लोगों ने आज यहां बैठक बुलाई। इस बैठक के माध्यम से जो हम लोगों ने निर्णय लिया है वो ये है कि बिहार में अम्बेडकरवादी सरकार बनाने के लिए हम लोग लड़ेंगे और ये दोनों से लड़ेंगे, मनुवादी पार्टी से भी लड़ेंगे और जो 50 साल से 30 साल से समाजवादी सरकार यहां चल रही है उनसे भी नैतिकता के आधार पर हम लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि हम लोगों ने, हमारी पार्टी ये मानती है, समतामूलक समाज पार्टी, कि महागठबंधन न हमारा हित है और एनडीए न हमारा मित है। ये दोनों की विचारधारा जो है वो अम्बेडकरवाद, जो भारतीय संविधान के जो समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पे आधारित समतामूलक समाज को निर्माण कर पूरे भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने की जो बात या लक्ष्य रखी गई है उसको पूरा नहीं करती। और ये दोनों सरकार को बिहार की जनता ने देखा है। हमको ये मानना है, खास करके हमारे पार्टी के लोगों का, कि चाहे तो बीजेपी नीतीश की सरकार, चाहे तो कांग्रेस आरजेडी की सरकार, चाहे तो आरजेडी नीतीश कुमार की सरकार, ये तमाम सरकार बनी और बिगड़ी, लेकिन हमारी जो समस्या है खास करके अनुसूचित जाति का, वो जस का तस बना हुआ है। शोषण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि जब सरकार बदलती है तो शोषण करने का तरीका और शोषण करने वाले लोग सिर्फ बदल जाते हैं, पर शोषण लगातार यहां के अनुसूचित जाति पे होती रहती है। और शोषण से मुक्ति का एक ही मार्ग है, वो है अम्बेडकरवादी सरकार। इसलिए हम लोग बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच में एक नई तीसरी मोर्चा तैयार करके, अम्बेडकरवादी मोर्चा तैयार करके बिहार में एक मजबूत राजनीतिक विकल्प पेश करने के लिए आज हम लोगों ने ये बैठक करके निर्णय लिया है। और इस ही 2022 के ही अंतिम माह में दिखने लगेगा, जिसकी शुरुआत हम लोग नवंबर में बोध गया से पटना जन समस्या को लेकर हम लोग मुख्यमंत्री को घेरेंगे। उस यात्रा में ही दिखेगा बिहार के तीसरी शक्ति के रूप में। इसलिए आज हम लोगों ने बैठक बुलाया और सारे निर्णय हम लोगों ने लिया। बिहार में आपके सामने बहुत बड़ी एक संगठन है भीम आर्मी, जिसमें आपने बहुत दिन तक सक्रिय काम किया है। आप उनको किस तरह से चुनौती देंगे? देखिए, आपके पार्टी बनाने से पहले भीम आर्मी बहुत दिनों तक
जमीनी स्तर का मुद्दा हो, दलितों पे शोषण का मुद्दा हो, बहन भाई किसी पे अत्याचार का मामला हो, वो कहीं ना कहीं अपनी आवाज को बुलंद कर चुकी है बिहार में। तो आप अपनी पार्टी को उनके सामने किस तरह से देखते हैं? आपका कद क्या होगा उन भीम आर्मी के सामने, जहां से आप सक्रिय नेता होकर बाहर निकले? देखिए, भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है और अमूमन वो जो है वो सामाजिक मुद्दे पे ही वो रोड पे आती है। पर समता मूलक समाज पार्टी राजनीति पार्टी है। हम समाज की जो समस्या है वो राजनीतिक रूप से हल करेंगे, राजनीतिक शक्ति भी उसको हम देंगे। अभी एक मिनट सुन लीजिए, आपकी पूरी जवाब मैं दे रहा हूं। भीम आर्मी सामाजिक संगठन है। आप ये कहिएगा कि नहीं राजनीतिक पार्टी भी है, तो आप देख लीजिए क्या पूरे देश के मीडिया कभी चंद्रशेखर रावण को आजाद समाज पार्टी के रूप में देखा है? नहीं देखा है। कहीं भी न्यूज में देखिएगा भीम आर्मी चिप दिखाता है कि नहीं? तो भीम आर्मी तो खुद राजनीतिक पार्टी जो उसकी है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो भीम आर्मी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, वो एक सामाजिक संगठन है। वो अपने समाज के क्षेत्र में काम करे, हम राजनीति के क्षेत्र में काम करेंगे और जहां सत्ता और शासन की बात आएगी दोनों मिलकर ले लेंगे। बिहार में यही है, बिहार में यही है। बिहार में अभी आप दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ये तो आप लोग बता सकते हैं ना। हम लोग तो लड़ रहे हैं, पर हमारी लड़ाई सार्थक है या नहीं है, समाज हित में है या नहीं है, ये तो समाज और समाज के आईना आप लोग हैं। आप लोग बता सकते हैं कि हम लोग दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। फिर भी आप लोग कॉन्फिडेंस के आधार पर क्या कर सकते हैं? कॉन्फिडेंस के आधार पे तो कहेंगे कि अगर नहीं दिखते तो ये भीड़ आपको नहीं दिखती। अगर जनता के और अपने महापुरुषों के और संविधान के अनुरूप अगर हमारी लड़ाई नहीं होती तो ये जो युवा ताकत आप देख रहे हैं इस बैठक में वो नहीं दिखता। और सारी लड़ाई जो है, चाहे हत्या का मामला हो, चाहे हमारे बेटी बहू के साथ दुराचार का मामला हो, चाहे राजनीतिक अधिकार का मामला हो, हम कहीं ना कहीं इसको संवैधानिक और सचेत होकर इस मामला को उठा रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि हम अपनी मामला को उठा के और खुद हम बीजेपी को मजबूत कर दें, ऐसा भी नहीं हम लोग कर रहे हैं। हम वही मुद्दा उठा रहे हैं कि हमारी जीत भी हो और भाजपा की हार भी हो, ये दोनों सुनिश्चित हो। ऐसा ना हो कि हम जीते और हमारे साथ साथ भाजपा भी जीत जाए, ऐसी लड़ाई हम नहीं लड़ रहे हैं। हमारी जीत भी हो और भाजपा की हार भी हो, वही लड़ाई हम लड़ रहे हैं। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि आरजेडी जेडीयू के आने से जो बिहार में जो दलित की पार्टी खत्म हो जा रही है। हमको तो लग रहा है कि जब से आरजेडी है उसके बाद ही दलित की पार्टी बनी है। अगर जो लोग कहते हैं, तो हम जो राजनीतिक इतिहास देख रहा हो तो आरजेडी बनने के बाद ही तो दलित की पार्टी बनी है। चाहे लोजपा बनी हो, चाहे तो बीताराम मांझी जी की पार्टी बना हो, ये तो कहीं ना कहीं लालू और नीतीश जी के खिलाफ ही बना है। जंगल तो एक मुद्दा है कि दलित आपको वोट क्यों देगा? जैसे आरजेडी जेडीयू है, उसका कोर वोटर है दलित और पिछड़ा, तो आप उन्हीं का तो आपको वोट क्यों देगा? उसका मेन वोटर क्या रहेगा? देखिए, हमको वोट ये देगा कि हम अम्बेडकरवादी सरकार बना रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि दलित नेतृत्व वाली जितनी पार्टियां हैं, चाहे लोजपा हो चाहे हम पार्टी हो, वो सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो 2-4 टिकट की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे तो वो चले जाएंगे एनडीए में, वहां पार्टी नहीं उनका कटोरा है, वो जाके मांगेंगे कि 4 टिकट दे दीजिए हमारे भाई भतीजा को। वो कोई महागठबंधन में जा रहे हैं कि हमको बेटा दामाद समझन को टिकट दे दीजिए। उनकी लड़ाई सिर्फ इतना ही है, 2-4 टिकट का। दलित हमें इसलिए वोट देगा क्योंकि हम शासक बनने की बात कर रहे हैं, हम अम्बेडकरवादी विचारधारा वाली सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, इसलिए दलित हमारे साथ है, रहेगा। सवाल यहाँ बनता है कि आप जिन पे आरोप लगा रहे हैं, जैसे हम हो गए, लोजपा हो गए, कि 4-5 टिकट के लिए उनके साथ है, अगर कहीं आरजेडी जेडीयू कहीं आपको 4-5 सीट देंगे तो आप क्या कीजिएगा? मैं तो कह रहा हूं कि हमें मास्टर चाबी चाहिए, हमको टिकट नहीं चाहिए, हमको टिकट नहीं चाहिए। अगर आपके पास फ्यूचर में आने वाले विधानसभा में 4-5 सीट विधायक का आप जीतते हैं, तो कहीं ना कहीं कास लगाया जा सकता है आपके पार्टी से कि किन्हीं न किन्हीं के साथ तो आपको गठबंधन करना होगा। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा पार्टी होगा और कौन सा ऐसा चेहरा जिसके साथ आप जाना नहीं, विधायक पे नहीं होगा, मुख्यमंत्री के पद देंगे तो होगा। अगर कोई पार्टी 4-5 विधायक और मुख्यमंत्री के पद देते हैं तो गठबंधन खोल के कर लेंगे, बीजेपी से भी कर लेंगे। तो ऑलरेडी उनके पास अगर भाजपा है, राजद है,
इतनी बड़ी पार्टी है बिहार में, तो उनके पास तो ऑलरेडी पहले से मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो आपको किस तरह से वो देखेंगे? मुख्यमंत्री के लिए तो नहीं देख सकते। इसलिए तो मैं कहीं ना कहीं आपको अपना खुद का रास्ता तय करना तो है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि तीसरा विकल्प बिहार में मैं खड़ा कर रहा हूं। एक, यहां सरकार चली है मनवादियों का, यहां सरकार चली खाटी समाजवादियों का, यहां सरकार चली है गोडसेवादी समाजवादियों का, अब फिर से समाजवादी एक हुए हैं। पर अब सरकार जो 2025 में बनेगी, लिख लीजिए, ये अम्बेडकरवादियों की सरकार बनेगी। सबके मौका मिला, सबके बारी बारी, तो अब ये अम्बेडकर बारी, अब ये अम्बेडकरवाद की बारी आई है, अब ये हम लोग सरकार यहां लेंगे और देश में बनी हुई है। महत्वपूर्ण सवाल ये है, जितने भी बिहार में पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, उन सारे लोगों का पृष्ठभूमि है, क्योंकि जैसे तेजस्वी की बात करें तो उनके पिता लालू जी के विरासत से मिला है, चिराग की बात करें तो उनको विरासत में मिला है, सारे लोगों को विरासत में मिला है। आपकी विरासत में राजनीति नहीं मिली, तो आप कैसे सफल हो पाएंगे? जी, मेरे विरासत में लोकतंत्र मिला है, हमारे विरासत में जनतंत्र मिला है, जनता की ताकत मिली है। और ये जो ये राजतंत्र में होता है, बेटा के जगह पे बाप, बाप के जगह पे पोता, तो ये समय आएगा ना कि किनकी विरासत किनको पटकेगा। हमें पूरा विश्वास है अपने महापुरुषों पे कि जिनको लोकतंत्र की विरासत मिली है उन्हीं का जीत होगा, और हमें लोकतंत्र के ये जो विरासत है वो हमको नेतृत्व दिया है। हमारे पीछे तो कोई बाप दादा नहीं दिए हैं, पर हमें गर्व है कि हमारा लोकतंत्र जो है वो हमको विरासत सौंप रही है और हम लड़के लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।